Pranam everyone. I am Pinky Sivas. Today I am here to explain chapter number 7, 8th standard CBSE. The chapter is from History Part 2. Name of the chapter is Civilizing the Native, Educating the Nation. इसके पहले के चैप्टर्स में हमने देखा कि ब्रिटिश रूल अफेक्टेड राजा, नवाब, पीस एंड ट्राइबल्स। के पहले में हम देख चुके हैं कि ब्रिटिश रूल जो था उसने किस तरीके से राजा, नवाब, किसान और यहाँ तक कि जो ट्राइबल पीपल थे उनको किस तरीके से अफेक्ट किया। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि उन्होंने जो भी इम्प्लीकेशन लाई यहाँ पर उसका स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ा। फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली, वो यहाँ पर सिर्फ अपनी टेरिटरी कॉन्क्वेस्ट नहीं चाहते थे, मतलब अपने क्षेत्रीय विस्तार नहीं चाहते थे, बल्कि उनको ऐसा महसूस होता था कि दे हैड ए कल्चरल मिशन। कल्चरल मिशन का मतलब क्या है कि वो क्योंकि यूरोप जो था उसकी सभ्यता, उन वहाँ के जो यूरोप के जो कंट्रीज थे वो सबसे पहले सिविलाइज हुए थे, तो उनको ऐसा लगता था कि बाकी की दुनिया के देशों का जो सिविलाइज करने का काम है ये भी उनको अपने हाथों में लेना चाहिए। तो वो चाहते थे कि वो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को, उनके कस्टम्स को, रीति रिवाजों को, वैल्यूज़ को चेंज करे। ये चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। हाउ आर इंडियंस टू बी, यहाँ पर देखने वाले हैं कि इंडिया के लोगों को किस तरीके से एजुकेशन दी जाने वाली थी, उनको एजुकेशन के प्रावधान क्या होने वाले थे, उनको सिविलाइज्ड किस तरीके से करना था, और उन्होंने what made into what the British believe और गुड सब्जेक्ट मतलब जो हम जिन लोगों के ऊपर वो रूल करने वाले थे, जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, उनको किस तरीके से अच्छे सब्जेक्ट बनाया जाए। पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनको रूल करने में आसानी होती। तो ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स। ब्रिटिश लोगों को इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इतनी आसानी से नहीं मिला था। बहुत लंबी डिबेट चली थी, कई दशकों तक इन चीज़ों के ऊपर बहस चली थी। हाउ द ब्रिटिश सॉ द एजुकेशन, ब्रिटिश लोगों ने किस तरीके से एजुकेशन को देखा। लेट अस लुक सम व्हाट ब्रिटिश थॉट, हम देखेंगे कि क्या ब्रिटिश लोग जो थे वो क्या समझते थे, क्या सोचते थे, उनके आइडियाज़ क्या थे अबाउट एजुकेशन। एंड वी नाउ टेक द फॉर ग्रांटेड इवॉल्व्ड इन द लास्ट 200 years. In the process of this inquiry, we will also see how Indians reacted to British ideas. और हम ये भी देखेंगे कि उनके जो आइडियाज़ थे वो ना ही सिर्फ आसानी से एक्सेप्ट किए गए, जो भी पिछले 200 सालों में जो भी इवॉल्व हुआ था, ये प्रोसेस जो थी, इसके में जो उन्होंने जो भी चीज़ें नई लेकर आई उसका इंडियंस ने किस तरीके से उनको उसके प्रति रिएक्ट किया। एंड हाउ दे डेवलप देयर ओन व्यूज़ अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी, और उनके खुद के विचार क्या थे कि भारत के लोगों को किस तरीके से एजुकेशन दी जानी चाहिए। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिज्म का मतलब होता है कि जो भी ईस्ट के, स्पेशली जो दोज विद स्कॉलरी नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, स्पेशली एशिया के जो भी लैंग्वेज है, कल्चर है, कस्टम्स है, रीति रिवाज है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना और बहुत अच्छी स्कॉलरी नॉलेज होना। तो ये जो ट्रेडिशन था ओरिएंटलिज्म का वो क्या था। 1783 में 1783 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम जॉन्स। वो व्यक्ति कलकत्ता पहुंचा। उसकी अपॉइंटमेंट थी एज ए जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में, जो कंपनी ने सेटअप किया था। इसके साथ साथ वो एक एक्सपर्ट था लॉ में। जॉन जो था वो लिंग्विस्ट था, मीन्स 2 भाषाओं से अधिक बहुत सारी भाषाओं का उसको ज्ञान था। वो ग्रीक में पढ़ा हुआ था, लैटिन ऑक्सफोर्ड में, और फ्रेंच और इंग्लिश भी जानता था। उसने अरेबिक अपने एक फ्रेंड से सीखी थी और अभी वो पर्शियन भाषा भी सीख रहा था कलकत्ता में रहते हुए। ही बिगिन स्पेंडिंग मैनी आवर्स ए डे विद पंडित्स हु टॉट हिम द सबटाइटल्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, और वो अपने दिन के कई घंटे बिताता था पंडित लोगों के साथ संस्कृत भाषा को सीखने के लिए, ग्रामर को सीखने के लिए, एंड पोइट्री भी सीख रहा था। उसने जल्दी ही ये जान लिया भारत के जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं, कानून जो लॉ के ऊपर लिखे गए हैं, फिलॉसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन और जितनी भी दूसरी तरीके की साइंस थी उन सबको उसने जान लिया, पढ़ना शुरू कर दिया। जॉन ने पाया, ही डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वाज शेयर्ड बाय, कि उसके जैसा इंटरेस्ट बहुत सारे दूसरे ब्रिटिश अधिकारियों का भी था जो कलकत्ता में उस समय पर रह रहे थे। इंग्लिशमैन जैसे कि
हेनरी थॉमस है, कोलेब्रुक है, नेथनियल है, हेलहेड, दे वर ऑल्सो बिजी। ये सारे लोग बिजी थे भारत के एंशियंट कल्चर को डिस्कवर करने में और भारत की जितनी भी लैंग्वेजेस थी उनके ऊपर मास्टरी हासिल करने में, जैसे संस्कृत है, पर्शियन है, एंड वर्क इनटू इंग्लिश। और इन सारी चीज़ों को, इन भाषाओं में जो भी चीज़ें पुस्तकें लिखी गई थी पुराने समय में, उनको वो ट्रांसलेट कर रहे थे इंग्लिश में। टुगेदर विद दैम, उनके साथ साथ जॉन जो था उसने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को सेटअप किया। एंड उन्होंने एक पत्रिका निकाली, एक जर्नल निकाला जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। जॉन एंड कोलेब्रुक केम टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। जॉन और कोलेब्रुक जो थे ये दोनों भारत के लिए, उनका एक स्पेशल एटीट्यूड था। उनके मन में बहुत ज़्यादा डीप रिस्पेक्ट थी भारत के कल्चर के लिए, दोनों ही कल्चर के लिए, चाहे वो इंडिया का कल्चर हो चाहे वो वेस्ट का कल्चर हो, भारत की सभ्यता के लिए। उनको ऐसा लगता था he felt had attained its glory in ancient past but had subsequently declined। उनको ऐसा लगता था कि भारत का जो सिविलाइजेशन है, भारत की जो सभ्यता है, उसने उसके पास्ट में बहुत ज़्यादा ग्लोरी हासिल, बहुत ज़्यादा शान शौकत हासिल की है, लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ खो गया। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया, भारत को अच्छे से समझने के लिए और उसको डिस्कवर करने के लिए भारत के जो भी सेक्रेड लीगल टेक्स्ट हैं, जो भी पुस्तकें, पवित्र पुस्तकें लिखी गई हैं, दैट वर प्रोड्यूस, जिनको भारत के एंशियंट पीरियड में, प्राचीन पीरियड में उसको लिखा गया था, उसने वो सारी चीज़ों को पढ़ा। फॉर दोज ओनली टेक्स्ट कुड रिवील, वो इसलिए पढ़ा ताकि जो भी रियल आइडियाज़ हैं, जो हिंदू मुस्लिम लोगों के कानून में जो चीज़ लिखी गई हैं, उन चीज़ों को जानने के लिए। एंड ओनली ए न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। और इन सभी चीज़ों की अच्छी सी जानकारी होने के बाद ही ऐसी चीज़ों को बनाया जा सकता है जिससे भारत जो है वो सही तरीके से डेवलपमेंट कर सके। इसीलिए जॉन और कोलेब्रुक जो थे, दे वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशियंट टेक्स्ट, वो लगातार भारत के जो भी एंशियंट टेक्स्ट लिखे गए, जो प्राचीन पुस्तकें लिखी गई हैं, उनको वो डिस्कवर करते रहे, उनका मीनिंग समझते रहे, उनको ट्रांसलेट करते रहे, एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग्स नोन टू अदर्स, ताकि जो भी चीज़ें वो खोज रहे हैं, जिन जानकारियों को वो निकाल रहे हैं, वो दूसरों तक पहुंचाई जा सके। उनको ऐसा लगता था कि ये जो प्रोजेक्ट है ना सिर्फ ब्रिटिश लोगों को हेल्प करेगा भारतीय कल्चर को जानने में, बल्कि इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस रीडिस्कवर, ताकि सिर्फ ना अंग्रेज़ लोग बल्कि भारत के खुद के लोग ये जान सके उनकी प्राचीन धरोहर क्या है, उनकी जो कल्चरल हेरिटेज है वो क्या है, एंड अंडरस्टैंड, और ताकि वो अपने ग्लोरियस पास्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें और उसको रिस्पेक्ट कर सकें। एंड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो ब्रिटिश हैं वो भारत के सभ्यता के, भारत के कल्चर के गार्जियंस बन सकते थे और साथ साथ मास्टर तो बनने ही जा रहे थे वो भारत के। इन्फ्लुएंस बाय सच आइडियाज़, इस तरीके से के जो आइडियाज़ थे उनसे इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे कंपनी के अधिकारी जो थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि ब्रिटिश लोगों को प्रमोट करना चाहिए भारतीय इंडियन रादर दैन वेस्टर्न लर्निंग, वेस्टर्न लर्निंग की बजाय भारतीयों को सिखाने के लिए अंग्रेज़ों को इंडियन कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, इंडियन लर्निंग को, जो प्राचीन समय में जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। उनको ऐसा लगता था दैट इंस्टीट्यूशंस शुड बी सेटअप, उनको ऐसा लगता था कि कुछ इंस्टीट्यूशन सेटअप करने चाहिए ताकि भारत की जो एंशियंट टेक्स्ट है उनकी स्टडी को एनकरेज किया जा सके, बच्चों को संस्कृत सिखाई जा सके, पर्शियन लिटरेचर, पोएट्री सिखाई जा सके। तो ऑफिशियल्स ऑल्सो थॉट, उन ऑफिशियल्स को ऐसा भी लगता था कि जो हिंदू मुस्लिम हैं, दे ऑट टू बी टॉट दैट व्हाट दे वर ऑलरेडी, कि हिंदू मुस्लिम लोगों को वो चीज़ें सिखानी चाहिए जिनसे वो पहले से ही फैमिलियर हैं। हिंदू धर्म में जो चीज़ें हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, या मुस्लिम धर्म में जो भी प्रिंसिपल्स हैं, वो बच्चों को सिखाने चाहिए ताकि जो चीज़ें वो पहले से कुछ जानते हैं उन चीज़ों की नॉलेज उनको पूरे तरीके से हो जाए। एंड भारतीय, ताकि दे इनकी जो वैल्यूज़ हैं नॉट सब्जेक्ट, ताकि जो भारतीय के जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स को एलियन ना समझे, अपना दोस्त समझें। ओनली देन दे बिलीव, तभी उनको लगता था कि ब्रिटिश लोग जो हैं यहाँ के नेटिव लोगों के मन में अपनी जगह बना पाएंगे। ओनली देन दे कुड द एलियन रूलर्स एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड, तब सिर्फ तभी
भारत के लोग जो हैं वो इन लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे, एलियन रूलर्स को रिस्पेक्ट कर पाएंगे। विद दिस ऑब्जेक्ट, ऐसा अपने मन में मकसद रखा गया। इन ए व्यू एक मदरसा सेटअप किया गया कलकत्ता में 1781 में, ताकि अरेबिक की, पर्सियन की, इस्लामिक कानून की जो स्टडी है वो प्रमोट की जा सके। मदरसा एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है प्लेस ऑफ लर्निंग ऑफ एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज। एंड कॉलेज, हिंदू कॉलेज को भी इस्टेब्लिश किया गया बनारस में 1791 में, ताकि एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट की स्टडी को एनकरेज किया जा सके। एंड दैट वुड बी यूज़फुल फॉर, ताकि भारत को एडमिनिस्ट्रेशन करने में उनको आसानी रह सके। लेकिन जितने भी अंग्रेज़ अधिकारी थे वो सारे इन बातों से सहमत नहीं थे। सबको ऐसा नहीं लगता था कि जो भी ईस्ट का जो कल्चर है, एशिया का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, वो सारी चीज़ों को सिखाया जाना चाहिए। कुछ दूसरे ग्रैवर्स ऑफ द ईस्ट, इसका मतलब क्या है? From the early 19th century, many of British officials began to criticize. Early 19th century से ही बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी जो थे उन्होंने ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग को क्रिटिसाइज़ करना, उसकी आलोचना करना, उसकी बुराई करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ऐसा बोला कि जो ईस्ट की जो नॉलेज है वो अनसाइंटिफिक है, फुल ऑफ एरर्स है, कि मीन्स एशिया के जो देशों की नॉलेज है या जो भी लर्निंग है या जो भी टेक्स्ट उन्होंने लिखे गए हैं, जो भी लिटरेचर लिखा है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, उनके पीछे कोई भी साइंटिफिक थॉट नहीं है। जब ईस्टर्न लिटरेचर जो है वो नॉन सीरियस है, लाइट हार्टेड लिखा गया है। सो दे आर्ग्यूड, इसलिए उन्होंने आर्ग्यू किया कि it was wrong on the part of the British to spend so much effort in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये एक टाइम वेस्ट, जो टाइम है उसका वेस्टेज होगा यदि ब्रिटिश लोग अपना समय और एफर्ट खर्च करें भारत के लोगों को अरेबिक, संस्कृत या लिटरेचर सिखाने में। तो ये क्योंकि पहले से उनको ऐसा लगता था कि इन सारी चीज़ों में बहुत सारी कमियां हैं, गलतियां हैं, अनसाइंटिफिक वे में लिखा गया, कोई भी लॉजिक नहीं है। जेम्स मिल जो था वो इनमें से एक था। जेम्स मिल जो था, इसके बारे में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं, और ये उनमें से ही एक था जिसने ओरिएंटलिस्ट को अटैक किया। उसने बोला कि ब्रिटिश एफर्ट जो है शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड। उसने ऐसा बोला कि ब्रिटिश लोगों को उन चीज़ों के ऊपर एफर्ट नहीं लगाना चाहिए जो यहाँ के नेटिव चाहते हैं, बल्कि उनको और व्हाट दे रिस्पेक्ट, जिस चीज़ों को वो रिस्पेक्ट करते हैं उन चीज़ों को नहीं सिखाना चाहिए, ताकि उनको खुश किया जा सके, उनके मन में जगह बनाई जा सके। ये हमारा मकसद नहीं है। उसने बोला कि एजुकेशन का जो एम है इट शुड बी टू टीच व्हाट वाज यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल, कि वो चीज़ें सिखानी चाहिए जो उनको ज़िंदगी में काम आए, यूज़फुल हो, प्रैक्टिकल हो, ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए, ना कि वो चीज़ें सिखाएं जिससे वो खुश हो जाएं। सो इंडियन शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस। तो इसलिए उसने बोला कि भारत के जो लोग हैं उनको साइंटिफिक और टेक्निकल, तकनीकी क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां मिली हैं वो चीज़ें इनको सिखानी चाहिए जो वेस्ट के देशों में पहले से ही हो चुकी हैं, ना कि पोएट्री और सेक्रेड जो लिटरेचर है वो उनको सिखाना चाहिए। बाय द 1830 द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकेम शार्पर। 1830 तक आते आते ये जो ओरिएंटलिस्ट लोगों के ऊपर जो अटैक हो रहा था वो और भी ज़्यादा तेज़ हो गया। ऑन द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल ऑफ द सच क्रिटिक्स ऑफ द टाइम वाज थॉमस बेबिंगटन। इनमें से सबसे जो आउटस्पोकन था वो था एक व्यक्ति जिसका नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। उसने कहा इंडिया एज एन, उसने देखा कि भारत जो है वो एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है जिसको सिविलाइज करने की ज़रूरत है। कोई भी नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर्ड। उसने बोला कि ईस्टर्न जो नॉलेज है, मतलब पूर्व के देशों की, जो हमारे एशिया के जो देश हैं, यहाँ के किसी भी देश की नॉलेज जो है उसको किसी भी तरीके से इंग्लैंड के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो कुड डिनाई, कौन इस बात से मना कर सकता है? मैकॉले ने ऐसा बोला दैट A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। उसने ऐसा बोला कि यूरोप की लाइब्रेरी का एक सिंगल शेल्फ जो है बुक से भरा हुआ वो भारत के लिटरेचर से या पूरे अरेबिया के जो अरब के जो पूरा लिटरेचर है उससे भी बहुत ज़्यादा वर्थ करता है। उसने आर्ग्यू किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारत में उसको जो पैसा है, सरकारी पैसा, उसको खर्च करने में ज़्यादा पैसा अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए जो ओरिएंटल लर्निंग है उसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। What great energy and passion Macaulay emphasized the need to teach English language। उसने बोला
कि बहुत ज़्यादा एनर्जी और पैशन के साथ मैकाले ने ज़ोर दिया कि ज़रूरत है यहाँ के लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने की। ही फेल्ट दैट, उसको ऐसा महसूस होता था कि नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो है भारतीयों के अंदर, यदि इंग्लिश की नॉलेज होगी, इससे इंडियन जो होंगे टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट, अगर उनको इंग्लिश आएगी तो वो अच्छे तरीके का लिटरेचर जो है वो पढ़ पाएंगे, उसे सीख पाएंगे। एंड द वर्ड ही हैड प्रोड्यूस्ड, और जो भी दुनिया पूरी वर्ल्ड ने जो प्रोड्यूस किया है उसको भारत के लोग भी पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। इससे वो लोग अवेयर होंगे जितने भी वेस्टर्न साइंस और फिलोसफी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। टीचिंग्स ऑफ इंग्लिश कुड दस बी ए वे ऑफ सिविलाइज, इसलिए उसने बोला कि अंग्रेज़ी सिखाना इसका मतलब ये है कि एक तरीका है लोगों को सिविलाइज करना, उनके टेस्ट को चेंज करना, उनकी वैल्यूज़ को चेंज करना, उनके कल्चर को चेंज करना। फॉलोइंग मैकालेज मिनट, जो लॉर्ड मैकाले का जो विज़न था, इसको फॉलो करते हुए मिनट जो था, जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1835 में। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। यहाँ पर एक फ़ैसला लिया गया कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम से ही इंस्ट्रक्शंस, इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाया जाए। उसने बोला एंड टू स्टॉप प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक कलकत्ता, और उसी समय से कलकत्ता, मद्रास और बनारस संस्कृत कॉलेज, इन सभी में ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन को स्टॉप कर दिया गया, इनका प्रमोशन बंद कर दिया गया। दीज इंस्टीट्यूशन वर सीन, इन सभी संगठनों को देखा गया एज टेम्पल ऑफ डार्कनेस, कि ये यहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही सिखाया जाता है, ये टेम्पल ऑफ डार्कनेस घोषित किए गए। एंड दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्फ इनटू डिके, और ऐसा माना जाता था कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ये लगातार सभी लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगिन टू बी प्रोड्यूस फॉर स्कूल, यहाँ से इंग्लिश टेक्स्ट बुक को शुरू कर दिया गया, स्कूल्स के लिए जो प्रोड्यूस करना है वो शुरू कर दिया गया। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, 1854 the court of directors of the East India Company in London sent an education। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। What describe about the Woods Dispatch, यहाँ से जो है वुड डिस्पैच क्या था वो क्वेश्चन शुरू हो रहा है। 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा भारत के गवर्नर जनरल को, जिसको इशू किया था चार्ल्स वुड ने, जो प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। इट हैज़ केम टू बी नोन एज वुड डिस्पैच, और ये जो था इस डिस्पैच को वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना गया, जो कि भारत की एजुकेशन पॉलिसी को आउटलाइन कर रहा था, जिस पॉलिसी को भारत में फॉलो किया जाना था। इट एम्फेसाइज वंस अगेन द प्रैक्टिकल, यहाँ पर भी बार बार कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स के ऊपर, यूरोपियन लर्निंग के जो भी प्रैक्टिकल बेनिफिट्स होने वाले थे भारत के लोगों को, उसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया। जैसा कि, और उन्होंने अपोज़ किया, जो भी ओरिएंटल नॉलेज है उसको अपोज़ किया। One of the practical use or the dispatch pointed to was economic। जो सबसे प्रैक्टिकल यूज़ जो था वो डिस्पैच जो था उसमें रखा गया इकोनॉमिक यूज़ को। यूरोपियन लर्निंग, ऐसा माना गया कि जो यूरोपियन लर्निंग है वुड अनेबल, उससे भारत के जो लोग होंगे वो जान पाएंगे कि एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि जो भी ट्रेड, व्यापार, वाणिज्य जो भी एक्सपेंड होगा उससे उनको क्या फ़ायदा पहुंचेगा, उसको किस तरीके से फैला सकते हैं। एंड मेक देम टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, और इससे वो ये समझ पाएंगे कि जितने भी देश के अंदर रिसोर्सेज हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है डेवलपमेंट में। इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यूरोपियन वे, और लोगों के सामने जो यूरोपियन वे ऑफ लिविंग है वो, उससे क्या होगा, जब इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, उनके जैसे कपड़े पहनना सीख जाएंगे, तो भारत के लोगों का जो टेस्ट होगा, डिज़ायर्स होंगी, वो चेंज हो जाएंगी, जिससे भारत के लोग जो होंगे वो ब्रिटिश चीज़ों की डिमांड करेंगे, और भारत जो है वो एक अच्छे तरीके का बाज़ार बन जाएगा इंग्लैंड में बनी हुई चीज़ों के लिए। एंड इट बिगेन टू अप्रिशिएट एंड बाय थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस, जिससे यूरोप में बनी हुई चीज़ों को भारत के लोग खरीदेंगे।
Woods dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians. Wood dispatch ये भी आर्ग्यू करता है कि यूरोपियन लैंग्वेज जो है वो भारत के लोगों का मोरल कैरेक्टर या चरित्र जो होगा वो सुधारेगी। इससे जो लोग होंगे वो सच्चे बनेंगे, ऑनेस्ट बनेंगे, और जिससे कि भारत के जो लोग हैं, कंपनी को सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि कंपनी को यहाँ पर काम करने के लिए सिविल सर्वेंट्स की तो ज़रूरत पड़ती थी, तो वो जो सिविल सर्वेंट होंगे भारत के लोग वो ट्रस्टेड होंगे और जिनके ऊपर वो अंग्रेज़ जो हैं वो भरोसा कर सकेंगे। द लिटरेचर ऑफ ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स। उन्होंने ऐसा बोला कि भारत का जो ईस्ट का जो लिटरेचर है वो सिर्फ गलतियों से भरा हुआ है। इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टिल, इससे जो लोगों के अंदर यहाँ का ईस्ट का जो भी लिटरेचर है उससे लोगों के अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी और कमिटमेंट टू वर्क नहीं इंस्टिल होती है। नॉर कुड इट डेवलप, और ना ही लोगों के अंदर स्किल्स जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी स्किल्स चाहिए वो डेवलप हो पाती हैं। उन्होंने ऐसा बोला। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। 1854 का ये जो वुड डिस्पैच था, इसको फॉलो करते हुए बहुत सारे मेजर्स को अपनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्या क्या काम किए गए? एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, भारत के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो थे गवर्नमेंट के उनको सेटअप किया गया ताकि जितने भी एजुकेशन के मैटर हैं उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। स्टेप्स वर टेकन टू एस्टेब्लिश ए सिस्टम, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का सिस्टम को सेटअप करने के लिए कदम उठाए गए। 1857 में जब सिपाही जो थे, सिपाहियों ने रिवोल्ट किया था मेरठ और दिल्ली में, यूनिवर्सिटीज़ वर बीइंग एस्टेब्लिश, उस समय पर यूनिवर्सिटीज़ को एस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में। अटैम्प्ट्स वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन, और हर तरीके से कोशिश की गई कि जो भी स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उनके अंदर चेंजेस लाए जाएँ। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।